हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, यूपी लेखपाल की एग्जाम डेट 19 जून को आ गई है। 19 जून को है एग्जाम डेट, ठीक है। मेंस के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है कि कौन कौन बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठे जाएंगे। उन बच्चों का शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है, कि इतने नंबर्स वाले जनरल ओबीसी के इतने इतने नंबर फिक्स कर दिए हैं कि इतने नंबर, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू से नंबर से जिसके ज़्यादा होंगे वो सभी कैंडिडेट्स मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 चैप्टर बाकी हैं। जैसे ये तीनों चैप्टर हमारे सिलेबस से खत्म होते हैं, ठीक उसी तरह से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा बाकी कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के लिए क्या क्या हैं, ग्राम विकास के लिए, और वहीं पे केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। सिर्फ ये 3 चैप्टर हमारे बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। योजनाएं पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हम एक ही वीडियो में आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट की योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हम एक ही वीडियो में आपके लिए बना के ले आएंगे, ठीक है। करंट में हमारा चैप्टर चल रहा है लेखपाल के कार्य, भूमि एवं मापन, ठीक है। तो भूमापन सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र में हम लोगों ने पढ़े थे कि भू सर्वेक्षण में अनेक सर्वेक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसा हमने पढ़ा था, पहला जरीब, दूसरा दिक् सूचक यानी कि कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ठीक इसी प्रकार से जरीब हम लोग पढ़ चुके थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है सेकंड नंबर, क्या था बच्चों? हमारा था प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण, ठीक है। प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण क्या होता है? धरातल पर बनी सीमाओं जैसे खेत, ग्राम, रेलवे लाइन आदि का नक्शा बनाने में तो जरीबी पैमाइश महत्वपूर्ण होता है, किंतु धरातल पर विद्यमान रुकावटें जैसे आबादी और जंगल की माप में कोण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम यूं कहते हैं कि पृथ्वी कंपास सर्वेक्षण उसे कहते हैं जैसे कुछ धरातल पर विद्यमान रुकावटें जैसे आबादी और जंगल की माप में इस कोण का उपयोग किया जाता है, उसे पृथ्वी कंपास सर्वेक्षण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कोणीय माप ही प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, घनी आबादी और जंगल की माप में इस प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है और ऐसे कोणीय माप ही प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहला प्रिज्मी कंपास तथा ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। नंबर सेकेंड उपकरण क्या होता है? जरीब अथवा फीता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर जरीब के तार, ठीक है। चौथा उपकरण क्या है? साहुल एवं काटा। पांचवा उपकरण स्प्रिट लेवल। छठवां उपकरण सर्वेक्षण दंडे। सातवां उपकरण कागज तथा ड्राइंग उपकरण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रिज्मी प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण में इन 7 उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रिज्मी कंपास एंड ट्राइपॉड स्टैंड, जरीब अथवा फीता, जरीब के तार, साहुल एवं कांटा, स्प्रिट लेवल, सर्वेक्षण डंडे, कागज तथा ड्राइंग उपकरण, ठीक है। आइए प्रिज्मी कंपास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रिज्मी कंपास जिसे उसके ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। प्रिज्मी कंपास जिसे उसके ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रिज्मी कंपास को ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, चूंकि दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। आइए देखिए,
ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमारा प्रिज्मी कंपास लगा हुआ है, तो वही कहा गया प्रिज्मी कंपास को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग रखी, एक ये रखी है, एक प्रिज्मी कंपास ये रखा है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इस प्रिज्मी कंपास को लगाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, तो वही लिखा है प्रिज्मी कंपास जिसे उसके ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, चूंकि दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्मान या दिशा कोण क्या होता है? किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार, किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। ठीक है, दिक्मान हो या दिशा कोण, एक दिशा कोण यानी कि डायरेक्शन एंगल। ठीक है, सरल शब्दों में कहें अगर इसकी परिभाषा, आज किसी रेखा की दिशा को उस रेखा का दिशा कोण कहते हैं, यानी कि किसी रेखा की जो भी दिशा होगी उस रेखा का दिशा कोण वही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी रेखा की दिशा को उस रेखा का ही दिशा कोण कहते हैं। निर्देश दिशा के अनुसार दिक्मान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बच्चों, अब अलग अलग निर्देशों के हिसाब से दिक्मान को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। तो निर्देश दिशा के अनुसार दिक्मान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला यथार्थ दिक्मान, नंबर सेकेंड चुंबकीय दिक्मान, नंबर थर्ड स्वेच्छा या कल्पित दिक्मान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, तो घुमाने के लिए दिमाग घूम जाएगा आपका यहीं से कि निर्देश दिशा के अनुसार दिक्मान को कितने भागों में बांटा गया है ना। अब यही पूछता है 2, 3, 4, 5, तो ध्यान रखेंगे निर्देश के हिसाब से 3 भागों में यथार्थ, चुंबकीय, स्वेच्छा, स्वेच्छा का दूसरा नाम है कल्पित दिक्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकन पद्धति के आधार पर, अंकन पद्धति के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्ण वृत्त दिक्मान, नंबर सेकेंड वृत्तपादीय दिक्मान। ठीक है, तो अंकन पद्धति के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्ण वृत्त दिक्मान, वृत्तापादीय दिक्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण की रेखा पर स्थिति के अनुसार दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सर्वेक्षण की रेखा पर स्थिति के अनुसार दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र दिक्मान, पश्च दिक्मान। अग्र यानी कि आगे का, पश्च यानी कि पीछे का। ठीक है, सर्वेक्षण के रेखा पर स्थिति के अनुसार दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र दिक्मान, पश्च दिक्मान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। दिक्मान ज्ञान करने की विधि के आधार पर, दिक्मान ज्ञान करने की विधि के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रेक्षित दिक्मान, नंबर सेकेंड परिकलित दिक्मान। ठीक है, दिक्मान ज्ञान करने की विधि के आधार पर दिक्मान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रेक्षित दिक्मान, परिकलित दिक्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थियोडोलाइट सर्वेक्षण क्या होता है? ठीक है, प्लेन टेबल भी था वहां पे बच्चों, 3rd नंबर ऑप्शन भू सर्वेक्षण यंत्र में, लेकिन उसका कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थियोडोलाइट सर्वेक्षण क्या होता है? थियोडोलाइट उस यंत्र को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण नापने के लिए सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्या बताया? थियोडोलाइट ऐसा यंत्र होता है जो पृथ्वी की सरफेस पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण नापने के लिए सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर।
थियोडोलाइट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के कोणों को मापने का उपकरण है। इसका प्रयोग त्रिकोणमितीय नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, थियोडोलाइट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के कोणों को मापने का उपकरण है, जिसका प्रयोग त्रिकोणमितीय नेटवर्क में किया जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आपके लिए भी लिख ले यहाँ है। A theodolite is a precision optical instrument for measuring angles between designated visible points in the horizontal and vertical planes। ठीक है बच्चों, चलिए ये है हमारा थियोडोलाइट सर्वेक्षण। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल। बनावट एवं उपयोगिता के आधार पर थियोडोलाइट को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। बनावट एवं उपयोगिता के आधार पर थियोडोलाइट को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रांजिट थियोडोलाइट, नंबर सेकेंड एब्रेस्ट थियोडोलाइट, नंबर थर्ड वाट्स थियोडोलाइट, नंबर फोर्थ टैकीओमीटर थियोडोलाइट, नंबर फिफ्थ वाई थियोडोलाइट, नंबर सिक्स जाइस थियोडोलाइट, नंबर 7 वास्तुशिल्पी थियोडोलाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे, बनावट एवं उपयोगिता के आधार पर थियोडोलाइट को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रांजिट, एवरेस्ट, वाट्स, टैक्योमीटर, वाई थियोडोलाइट, जाइस थियोडोलाइट, वास्तुशिल्पी थियोडोलाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, पेंटोग्राफ क्या होता है? पेंटोग्राफ क्या होता है, आइए अब हम बात करते हैं पेंटोग्राफ की। भूमापन में यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है, यानी कि जमीन को मापने के लिए यह भी एक क्या है, महत्वपूर्ण यंत्र है। और इस यंत्र के माध्यम से मानचित्र के आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, हमने क्या बताया आपको, इस यंत्र के माध्यम से यानी कि पेंटोग्राफ के माध्यम से मानचित्र के आकार को आसानी से घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। बच्चों ठीक है, इस यंत्र में 4 पटरियां पीतल से निर्मित होती हैं, यानी कि इस यंत्र में 4 पटरियां होती हैं जो पीतल से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पीतल से बनी होती हैं। इसमें 2 बड़ी पटरियां भी लगी होती हैं। ठीक है, 2 बड़ी पटरियां लगी होती हैं। पेंटोग्राफ का उपयोग सीधा या पलट कर किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। ठीक है, तो भूमापन में यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है। पेंटोग्राफ क्या है? इस यंत्र के माध्यम से मानचित्र के आकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यंत्र में 4 पटरियां पीतल से लगी होती हैं। इसमें 2 बड़ी पटरियां भी लगी होती हैं। पेंटोग्राफ का उपयोग सीधा या पलट कर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू सर्वेक्षण में इस यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि जमीन के सर्वेक्षण में इस यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल में कैमरा यूज करते हैं तो पास का या दूर का लेने के लिए जब दूर का देखना होता है तो क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी है, पेंटोग्राफ के मानचित्र को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, भू के सर्वेक्षण में इस यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी क्षेत्र का लघुकरण करना आवश्यक माना जाता है, ऐसे में इस यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लगान क्या होती है? लगान भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर है, यानी कि टैक्स है। लगान जमीन पर सरकार द्वारा लगाया गया एक टैक्स है। ठीक, कौन लगाती है? सरकार के द्वारा एक लगाया हुआ टैक्स है लगान। यह कर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित राशि के रूप में ली जाती रही है। यह टैक्स फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित राशि के रूप में ली जाती रही है। ब्रिटानी शासन काल में भी यह भारत के राजस्व का मुख्य स्रोत था। ठीक है बच्चों, क्या बताया? ब्रिटानी शासन काल में भी यह भारत के राजस्व का मुख्य स्रोत था।
ठीक है, तो लगान क्या है कि जमीन पर सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स है। यह कर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित राशि के रूप में ली जाती रही है। ठीक है, जब कोई काश्तकार किसी भूधारक के खेत में खेती करता है तो इसके बदले में काश्तकार को उपज का कुछ हिस्सा जो संविदा द्वारा निर्धारित किया जाता है भूमि धारकों को देना पड़ता है। इसे लगान कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी भी आप क्या करें खेतों में, जैसे आपकी कटाई होनी है, बुआई होनी है, कुछ भी कराना है तो आप किसी को लगा लीजिए खेत में, तो क्या कहता है कि इतने किलो हम यानी कि इतने बीघा के हिसाब से लेंगे या इतने बिस्वा के हिसाब से, जो भी आपको बताता है। तो अगर आपकी फसल हो गई है, उसने आपको जुताई बुवाई कटाई मड़ाई सब कुछ किया है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो उसने कहा है फसल के हम भाई 50 किलो लेंगे, 30 किलो लेंगे, 40 किलो लेंगे, 70 किलो लेंगे, तो फिर वो आपको फसल से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वही जब कोई काश्तकार किसी भूधारक के खेत में खेती करता है तो इसके बदले में काश्तकार को उपज का कुछ हिस्सा जो संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है भूमि धारकों को देना पड़ता है। इसे लगान कहा जाता है। भू राजस्व, भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर का प्रतिरूप होता है। लगाया गया टैक्स ये भी होता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ये क्या होता है, प्रतिरूप होता है जो किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है। ठीक है, ये कोई एक्ट जब बन जाता है उसी के अनुसार लगाया गया भू राजस्व टैक्स है। ठीक है, तो सरकार द्वारा लगाया गया कर का प्रतिरूप होता है, लेकिन ये किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमानुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, लगान एवं भू राजस्व दोनों एक ही सिद्धांत हैं, परंतु दोनों के स्वरूप में अंतर पाया जाता है। लगान एवं भू राजस्व दोनों कब्जे के कारण देय होते हैं, व्यवहारिक रूप से दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे थे कि आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था हमारे पास। क्या पढ़ाया, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण पढ़ाया, थियोडोलाइट पढ़ाया। ठीक है, थियोडोलाइट की बनावट, आधार क्या होता है, लगान पढ़ाया, भू राजस्व पढ़ाया, पेंटोग्राफ पढ़ाया। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर हमारा ये लेखपाल के कार्य भूमि एवं मापन पढ़ा चुके हैं। देखिए लेखपाल के कार्य भूमि एवं मापन में कितना बड़ा चैप्टर था, क्या क्या पढ़ाया है, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, यानी कि दिखा देते हैं हम क्या क्या आपको हमने पढ़ा रखा था। यानी कि काफी बड़ा चैप्टर था उस हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैप्टर तो यही था, लेखपाल के कार्य भूमि एवं मापन। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों ने पहले राजस्व विभाग पढ़ा, राजस्व परिषद पढ़ा, राजस्व परिषद के कार्य पढ़े, राजस्व परिषद का संगठन पढ़ा, राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग पढ़े, अनुभाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पढ़े। ठीक है, फिर राजस्व प्रशासन पढ़ा, उसके प्रमुख अधिकारी पढ़े। ठीक है, इसके बाद जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन पढ़ा, जिला प्रशासन संरचना पढ़ा, किस जिले में अपना जिलाधिकारी बड़ा होता है, किस मतलब हल्के में अपना कौन सा बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तहसील का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी कौन होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय पढ़ा हम लोगों ने, राजस्व लेखपाल पढ़ा। ठीक है, राजस्व लेखपाल क्या क्या पास कागज होते हैं। ठीक है, लेखपाल के पास खसरा, जिल्द बंदोबस्त, गांव का नक्शा, खतौनी, रोजनामचा, किसान बही, गांव रजिस्टर, अधिकार अभिलेख, खेवट, जमाबंदी, तहसील दिवस क्या होता है, कुछ क्वेश्चन कराए हमने आपको। इसके बाद चकबंदी विभाग पढ़ा, चकबंदी प्रक्रिया पढ़ी, चकबंदी के लाभ क्या क्या हैं, चकबंदी की समस्याएं क्या क्या होती हैं, चकबंदी लेखपाल क्या है, जरीब क्या है, गंट्री क्या है, थियोडोलाइट वगैरह पढ़ा, गंट्री जरीब पढ़ा, भूमि नापन पढ़ा, प्रिज्मी कंपास, ये तो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि अब आपका चैप्टर लेखपाल के कार्य भूमि एवं मापन फिनिश हो गया है। कल इसी क्रम पे हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। ठीक है, अब यूं मानिए आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, देखिए हम एक ही वीडियो में उनको मैसअप कर देंगे। ठीक है, जी हाँ।
ग्रामीण के यानी कि गांव के विकास के लिए सरकार क्या-क्या योजनाएं चला रही है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, हर हर महादेव।